गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि पढ़ाई हो रही होगी अच्छे से। ये नोट्स वीडियो वगैरह आपके पढ़ाई में सहायक सिद्ध हो रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन समाप्त हो गया है। आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए। आपको जो भी कठिनाई आती है आप हमसे उसे अवश्य शेयर करें, अवश्य पूछें। आज मैं दूसरा चैप्टर लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। ये जो चैप्टर है हम लोगों का यूनिट जो 6 है, इसका सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसी चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो ये जो एंजियोस्पर्मिक पौधे होते हैं, जो पुष्पी पौधे होते हैं, पुष्पी पौधे के जो सीड हैं, सीड इनके फ्रूट माने फल के अंदर बंद रहते हैं। जिम्नोस्पर्मिक पौधे और एंजियोस्पर्मिक पौधे में यही अंतर होता है कि जो जिम्नोस्पर्मिक पौधा होता है, जिम्नोस्पर्मिक पौधा का जो सीड होता है, जिम्नोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं। नेकेड, वहाँ पे जो सीड है, सीड इधर नेकेड माने खुला हुआ होता है, अर्थात उसमें फल नहीं बनते। बट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक पौधा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जब हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो एंजियोस्पर्मिक माने जो पुष्पी पौधे होते हैं, इनमें जो बीज होते हैं वो उनके फल के अंदर पाए जाते हैं। अब फल के अंदर इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनमें फल बनता है। इनके जीवन इतिहास की बात करें तो इनके जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित स्पोरोफिटिक अवस्था, जिसे हिंदी में बीजाणुद्भिद अवस्था कहते हैं, स्पोरोफिटिक स्टेज पाया जाता है जो कि 2n होता है। और अत्यंत अल्प विकसित गैमेटोफिटिक फेज भी पाई जाती है। और ये जो गैमेटोफिटिक फेज माने अवस्था है, ये n होता है। और इस तरह से ये जो दोनों अवस्थाएं हैं, चाहे वो बीजाणुद्भिद अवस्था माने स्पोरोफिटिक हो, चाहे वो गैमेटोफिटिक अवस्था अर्थात युग्मकोद्भिद अवस्था हो, इनके जीवन में अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में गैमेटोफिटिक आया तो फिर स्पोरोफिटिक आएगा, स्पोरोफिटिक आया फिर गैमेटोफिटिक। ये अवस्थाएं आती हैं और यही घटना पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इंग्लिश में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो जब किसी के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं बीजाणुद्भिद तथा युग्मकोद्भिद एक निश्चित अंतराल पे आए, एक निश्चित अंतर पे आए, तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम लोग कहते हैं कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अर्थात पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। एक प्रारूपी पुष्प की संरचना के बारे में बात करें कि वाकई में एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है। टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर, तो जब टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर देखें तो किसी पौधे में उनके पुष्प में 4 भाग अवश्य होते हैं।
एक होता है कैलिक्स, जिसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। दूसरा कोरोला, जिसे दलपुंज कहते हैं। तीसरा एंड्रोशियम, जिसे पुमंग कहते हैं। चौथा गैनीशियम, जिसे जायांग कहते हैं। ये चार अवस्थाएं, ये चार चक्र पुष्प में पाए जाते हैं। जिन पुष्प में ये चारों चक्र पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प को हम कंप्लीट माने पूर्ण पुष्प कहते हैं, तथा जिनमें ये नहीं पाए जाते उसे हम इनकम्प्लीट या अपूर्ण पुष्प कहते हैं। ये जो पुष्प हैं, वाकई में ये पुष्प पौधों की ट्रांजिशन अवस्था को प्रदर्शित करता है, संक्रमण अवस्था को प्रदर्शित करता है। ये मॉडिफाइड शूट यानी रूपांतरित प्ररोह है, और इसका मुख्य कार्य है प्रजनन। जैसा आपको पूर्व में बताया कि पुष्प में प्रायः चार चक्र पाए जाते हैं। फर्स्ट इज द कैलिक्स माने दलपुंज, यह प्रथम चक्र है। इसमें अनेक बाह्य दल होते हैं। सेकेंड दलपुंज या कोरोला, यह दूसरा चक्र है। इसमें अनेक दल माने पेटल्स पाए जाते हैं। थर्ड इज द एंड्रोशियम माने पुमंग, यह तीसरा चक्र है। यह नर जननांग है। इसमें पुंकेसर होते हैं। नेक्स्ट इज द जायांग, गैनीशियम बोलते हैं। यह चौथा और अंतिम चक्र है। यह मादा जननांग है। इस चक्र में अनेक एक या एक से अधिक अंडप या स्त्री केसर, जिसे अंग्रेजी में कॉर्पेल या पिस्टिल बोलते हैं, पाए जाते हैं। उपरोक्त चारों चक्र में ये जो कैलिक्स और कोरोला है, ये कैलिक्स और कोरोला एंड्रोशियम और गैनीशियम माने नर जननांग और मादा जननांग की सुरक्षा का कार्य करते हैं। ये इनके सुरक्षा का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें सहायक चक्र तथा पुमंग और जायांग एंड्रोशियम और गैनीशियम ये जनन में भाग लेते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक चक्र कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पुमंग की। एंड्रोशियम, जैसा आप जानते हैं कि ये नर जननांग है, नर जननांग है। इसमें हम लोग पुंकेसर या सूक्ष्म बीजाणु पर्ण की बात करेंगे। तो एक पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर को सूक्ष्म बीजाणु पर्ण भी बोलते हैं। पुंकेसर को सूक्ष्म बीजाणु पर्ण भी बोलते हैं। अब डायग्राम में देख सकते हैं, ये एंथर है और ये जो लंबा सा ये जो डंडेनुमा भाग है, इसे फिलामेंट या तंतु कहते हैं। ये जो एंथर यानी परागकोश है, इस परागकोश में सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका होती है और इसी सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ढेर सारे पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। ये जो एंथर है, आप यहाँ पे देखें, ये जो एंथर हैं, यह एक ऊतक द्वारा जुड़े होते हैं आपस में
ये विकसित हो रहे परागकण माने माइक्रोस्पोर माने सूक्ष्म बीजाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसे कनेक्टिव या संयोजी कहा जाता है। प्रत्येक एंथर, ये जो परागकोश है, वो 2 भागों में विभाजित होता है। अगर सिंगल लोब है तो वो 2 भागों में होगा, तो वो 2 माइक्रोस्पोंजिया, अगर 2 है तो वो 4 भागों में विभाजित होते हैं। आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4 भागों में विभाजित होते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कि 2 सूक्ष्म बीजाणुधानी पाई जाती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें 4 सूक्ष्म बीजाणुधानी पाई जाती है। मालवेसी कुल है, उसमें 2 सूक्ष्म बीजाणुधानी पाई जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि पौधा हमारा किस प्रकार का है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे परागकोश का विकास तथा पुंज बीजाणु जनन अथवा सूक्ष्म बीजाणु जनन। एज ए नेम इंडिकेट्स, जैसा नाम बता रहा है, परागकोश का विकास माने वह क्रिया जिसके कारण परागकोश विकसित होता है, तथा पुंज बीजाणु जनन परागकण का विकास वह क्रिया जिसके द्वारा सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण होता है, उसे हम सूक्ष्म बीजाणु जनन या पुंज बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है। ये जो डायग्राम है, पहले डायग्राम पे बात आते हैं। ये जो बाहर का ये जो लेयर है, इसे एपिडर्मिस, और इसके अंदर ये जो कोशिकाएं हैं, ये सब जो कोशिकाएं हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, विभज्योतक कोशिकाएं हैं। विभज्योतक कोशिकाएं उन कोशिकाओं को कहते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कैन वी से? कहेंगे कि शुरुआत में कहेंगे कि ये जो विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं, ये विभज्योतक कोशिकाएं एक बाह्य त्वचा द्वारा घिरा होता है। अब इसके अंदर की जो कुछ कोशिकाएं हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द आर्चीस्पोरियल सेल। इसके अंदर की कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर जाती हैं। ये जब आकार में वृद्धि कर जाती हैं, इन्हीं कोशिकाओं को हम लोग आर्चीस्पोरियल या प्रसू कोशिकाएं कहते हैं। इसी में प्रोकैम्बियल स्टैंड विकसित हो जाते हैं। प्रोकैम्बियल स्टैंड इसलिए ताकि ये संवहन का कार्य करता है। ये विकसित हो रहे जो परागकोश या परागकण हैं, उनको ये पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब ये जो आर्चीस्पोरियल सेल्स है, यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। आर्चीस्पोरियल सेल्स इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाले को प्राइमरी पेरिएटल सेल्स, प्राथमिक परिभित्ति कोशिका, तथा जो नीचे वाली सेल्स है, ये जो सेल्स है, इसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स या प्राथमिक स्पोर माने भ्रूणजन कोशिका कहते हैं। ना इसमें विभाजन होते रहते हैं और आफ्टर बहुत सी सूत्री विभाजन के द्वारा अब यह एक 4 सूक्ष्म बीजाणुधानी युक्त संरचना बना लेता है। जहाँ पे ये दोनों सूक्ष्म बीजाणुधानी मिलती हैं, यहाँ की कोशिकाएं पतली होती हैं और यहाँ की कोशिकाएं पतली होती हैं, जिसे स्टोमियम कहते हैं। हम एक सूक्ष्म बीजाणुधानी की यहाँ पे संरचना आपको दिखा रहे हैं। ये बाह्य वाला परत है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। इसके नीचे भी एक कोशिका मोटी इंडोथीसियम होता है, फिर ये मिडिल लेयर होते हैं, फिर ये टैपिटम होता है और इसके अंदर माइक्रोस्पोर सेल्स होते हैं। ये जो टैपिटम होता है, ये इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे जैसे ये विकसित होता जाता है, ये जो टैपिटम है, ये टैपिटम, ये वाला बीच वाला भाग, ये टैपिटम धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। टैपिटम धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। वहीं जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ये वाली जो कोशिकाएं हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है। अब विभाजित होने के पश्चात ढेर सारे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर सूक्ष्म बीजाणु या पॉलन ग्रेन का निर्माण करता है। जब परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो इसकी बाह्य कोशिकाओं से जल का ह्रास होता है।
जिससे इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और ये जो कोशिकाएं हैं, स्टोमियम है, ये फट जाता है और ढेर सारे जो पोलन ग्रेन हैं, जो परागकण हैं, ये बाहर मुक्त हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा और आप इसको अधिक से अधिक देखें और देखकर समझने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। अगला वीडियो लेकर हम फिर कल आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें और आपको हम PDF भेज देंगे और PDF के माध्यम से आप अपना नोट्स प्रिपेयर करें।